जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे शब्दकोश की, शब्दों का संग्रह जिसमें देखने को मिलता है, जिसको अंग्रेजी में डिक्शनरी बोलते हैं। अंग्रेजी स्पेलिंग्स को लेके जो कलेक्शन होता है डिक्शनरी, वो आपके लिए आम शब्द है, लेकिन हिंदी का भी शब्दकोश होता है। जी हाँ, बिल्कुल, हिंदी का भी शब्दकोश होता है। क्या अंग्रेजी में जिस प्रकार ए से स्टार्ट होता है और जेड पे ख़त्म होता है, क्या हिंदी में भी अ से स्टार्ट होता है और क्ष त्र ज्ञ पे ख़त्म होता है? अगर इनसे नहीं स्टार्ट होता और इन पे नहीं ख़त्म होता तो आखिर किस से शुरू होता है और किस पे ख़त्म होता है? तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक में, जिसका शीर्षक है हिंदी शब्द कोश। कोश को मैंने बॉक्स में कैद किया है। कोश का मतलब होता है ज्ञान कोश और इस कोश का मतलब होता है खजाना, खजांची, जिसको कोषाध्यक्ष बोलता है। ठीक वैसे ही हिंदी में जो शब्दों का संग्रह होता है, धन का संग्रह करने से संबंधित या खजाने के संदर्भ में कोश, जिसमें इस श का यूज़ होता है और इसमें इस श का यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे ए से स्टार्ट होती है इंग्लिश की डिक्शनरी, वैसे ही अपनी हिंदी की डिक्शनरी स्टार्ट होती है यहाँ से। हमारी हिंदी में पहला शब्द यहाँ से शुरू होता है। ये पूरे होने के बाद में यहाँ से तीसरे नंबर पे बारी आती है अ की, अर्थात हिंदी का शब्दकोश अ से शुरू नहीं होता। हिंदी का शब्दकोश शुरू होता है अंग से, अर्थात इस क्रम में हिंदी का शब्दकोश चलता है। स्वर की बात करें तो पहला स्वर ये रहेगा अनुस्वार, जिसको बोला जा रहा है, और अंतिम स्वर ये रहेगा आउ। अब स्वर से आगे बढ़कर हम बात करें व्यंजन में तो पहला रहेगा क और अंतिम रहेगा ह। आप बोलेंगे क्ष त्र ज्ञ, ये कहाँ जाएगा? हमने बात की थी क्ष कैसे बनता है, त्र कैसे बनता है और ज्ञ कैसे बनता है अपने दूसरे वीडियो में, जब हमने व्यंजन की चर्चा की थी। चलिए अब देखते हैं शब्दकोश से संबंधित कुछ तथ्य, जिसमें पहला तथ्य ये था कि यहाँ से शुरू होता है अपना शब्दकोश। व्यंजन में जाए तो यहाँ से शुरू होता है और इस प्रकार पहला शब्द यहाँ से शुरू होगा और शब्दकोश का अंतिम वर्ण जिससे शब्द शुरू होगा वो होगा ह, अर्थात हमारा हल अंतिम में रूप में लिखा जाएगा। ध्यान रखने की बात यह है कि इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता और इसके बारे में हमने बात कर ली थी कि ये उत्क्षिप्त या ताड़न जात होते हैं, जिनसे भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। नोट पर देखिए आप, नोट पर ध्यान देने की बात यह है कि इनसे शब्द की शुरुआत नहीं होती, कोई शब्द इनसे शुरू नहीं होंगे। अब बात आती है क्ष त्र ज्ञ और श्र, ये कहाँ जाएंगे? हमें पता है क हलंत श से मिल के बना है, तो क परिवार में आएगा, अर्थात क के बाद में क और ख से पहले, क के बाद में और ख से पहले हमें शब्दकोश में देखने को मिलेगा क्ष। फिर हम बात करते हैं त्र की, तो त्र कहाँ जाएगा? ये आएगा त परिवार में, अर्थात त के बाद और थ से पहले। हम बात करें ज्ञ की, तो ये आएगा अपना च परिवार में, च परिवार में आएगा ज के बाद में, क्योंकि इसका निर्माण ऐसे हुआ है। और श्री वाले श्र की बात करें तो ये आएगा श के बाद में, क्योंकि इसका निर्माण ऐसे हुआ है, तो ये श परिवार में आएगा। इस प्रकार हमने देखा है कि शब्दकोश में किस शब्द की पोजीशन कहाँ रहेगी, अर्थात
इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा किस क्रम में आएगा, कौन सा पहला आएगा, कौन सा बाद में आएगा, तो हम देख रहे हैं कि क्ष 1 नंबर पे रहेगा, ज्ञ 2 नंबर पे आएगा डिक्शनरी में, त्र 3 नंबर पे आएगा और ये 4 नंबर पे आएगा। क्ष त्र ज्ञ हम बोलते हैं श त्र ज्ञ, आदत हो रखी है, लेकिन क्ष ज्ञ त्र इस प्रकार डिक्शनरी में इनका क्रम रहेगा। ये ध्यान रखने की बात थी। अब हम बात करते हैं क से संबंधित कुछ शब्द हो अगर, तो पहले कौन सा आएगा? ये बारखड़ी है जो आपने सीखी थी प्रारंभिक कक्षाओं में। तो ऐसे शब्द रहेंगे। हम लेते हैं उदाहरण, उदाहरण से स्पष्ट होगी बातें। जैसे क्ष, क्र, क्य और क्ल ये दे रखे, तो डिक्शनरी पे कौन सा किस क्रम में आएगा? हम इनके टुकड़े करते हैं, टुकड़े करके देखते हैं। क के बाद में क्ष, क और श से मिलके ये बना क आधा। और ये ध्यान रखिएगा, जो नीचे लगा हुआ है वो हमेशा पूरा होता है, अर्थात जो झुका हुआ है, जो नीचे है वो पूरा है। अर्थात नींव नीचे होती है, नींव नीचे पूरी है तभी ऊपर बिल्डिंग बन रही है, अर्थात ये नीचे का है। एक ट्रिक सुनी है आपने, पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि क्र में यही, इधर बात करें तो क पूरा है, ये र आधा है, म पूरा है। यही हम बात करें क्रम की तो क आधा है, र पूरा है। इस प्रकार आगे और चर्चा करेंगे डिटेल में। ये क आधा है, उसके बाद में र है, ये क आधा, उसके बाद में ये क आधा, उसके बाद में ये। पहला अक्षर, पहला अगर हम व्यंजन देखें तो पहला व्यंजन सबका कॉमन है, ठीक है, क्योंकि कोई मात्रा नहीं है इनमें। मात्राओं की अगर बात करें तो पहली मात्रा ये आएगी, दूसरी मात्रा ये आएगी, तीसरी मात्रा ये आएगी, चौथे क्रम में, पांचवें क्रम में ये, छठे क्रम में, इस प्रकार चलेगी। शब्दकोश में हम अरेंज करने की बात करें तो क तो कॉमन हो गया, तो क से हमें पता नहीं लगेगा। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले य आता है, उसके बाद में य, र, ल, व, श, ह। पहले नंबर पे य, दूसरे नंबर पे र, तीसरे नंबर पे ल, फिर ये। तो क्रम क्या रहेगा? 1 नंबर पे ये रहेगा, 2 नंबर पे ये रहेगा, 3 नंबर पे ये और 4 नंबर पे ये। ठीक उसी तरह इनको अरेंज करके देख लीजिए आप। हम मात्रा अगर देखें तो क में अनुस्वार की मात्रा है, इधर हम देखें क में आ की मात्रा, उसके बाद में हम देखें क में ऊ की मात्रा, फिर ये है चीज़। अब हम देख रहे हैं इनको कैसे अरेंज किया जाए। इन तीनों की बात करें, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। यहाँ शब्द ख़त्म ही हो जा रहा है, उसके बाद में यहाँ शब्द बच रहा है, तो जाहिर सी बात है कृष्ण पहला आएगा, कृष्ण बाद में आएगा। अब हम इन 3 शब्दों की बात करते हैं, कंगन, कांच और कुंवर। इनमें क कॉमन है, इनमें क कॉमन है, इनमें क कॉमन है। बात करते हैं मात्रा की, तो क में अनुस्वार हम देखते हैं चंद्र बिंदु, जो कि इसमें है और इसमें भी है, लेकिन आ की मात्रा है दोनों, इधर आ की मात्रा इधर ऊ की मात्रा, लेकिन ये क में अनुस्वार है और इधर क में आ की मात्रा और इधर क में ऊ की मात्रा। तो क्रम रहेगा 1 2 3। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं जिनके आगे क्रम लगा रखे हैं, किस क्रम में व्यवस्थित होंगे आप खुद प्रयास कीजिए। हम अब बात कर लेते हैं कर्म की और क्रम की। क्रम ये सीक्वेंस के सेंस में, ये वर्ब के सेंस में। तो इधर ऊपर की ओर है रेफ, रेफ में र जब होता है तब आधा होता है, और इधर क्रम तो इधर क आधा है और र पूरा। ऐसे ही हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं, कैसे क्या अरेंज होंगे ये, तो इनका आपको करना है अभ्यास। अब आपके काम कहाँ आएगी ये चीज़ें? अगर आप देखते हैं
ईवीएम देखी होगी आपने, मशीन, इंग्लिश में नाम चलते हैं, वो इजीली अरेंज हो जाते हैं। जैसे श्याम, सुंदर, श्री। तो हमें पता है कि पहले ये आएगा या ये आएगा, हम आसानी से 26 इंग्लिश के लेटर्स के थ्रू पता कर लेते हैं। ठीक वैसे ही हिंदी में पहले कौन सा आएगा, जैसे भंवरलाल, भांवर सिंह, भानु प्रताप, भवानी। तब हमें देखने की जरूरत पड़ती है कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। इस प्रकार की अरेंजमेंट के लिए हमें हिंदी शब्दकोश का ज्ञान होना जरूरी है। अब कोश ये आएगा या ये आएगा, ये कोषाध्यक्ष के संबंध में था, ये शब्दकोश के संबंध में था। इस प्रकार आप अभ्यास कीजिएगा शब्दकोश का। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हालांकि परीक्षा में सवाल तो नहीं पूछा जा रहा, लेकिन ज्ञान के हिसाब से, आपकी जानकारी के हिसाब से ये थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि हम देखेंगे बुक्स के बारे में, कौन सी बुक्स हो सकती है पढ़ने के लिहाज से महत्वपूर्ण। हिंदी व्याकरण की पुस्तक आती है हमारी, जिसमें अब व्याकरण से संबंधित तथ्य तो जानेंगे ही जानेंगे, जो कि एसआई के हिसाब से महत्वपूर्ण। रचना से संबंधित एसआई के लिए भी है, और आरपीएससी जो आरएएस का एग्ज़ाम करवाती है, उसके 4th पेपर का एक पार्ट हिंदी का है। हिंदी में अ खंड में व्याकरण है, और उसके दूसरे खंड में कॉम्पोजिशन का पोर्शन है। उस कॉम्पोजिशन के पोर्शन में आपसे पत्र लिखवाया जाएगा, आपसे सूचना संबंधित चीज़ें लिखवाई जाएगी, आपसे आवेदन संबंधित चीज़ें लिखवाई जाएगी, आपसे पल्लवन लिखवाया जाएगा, आपसे भाव विस्तार करवाया जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ों के लिए ये सेगमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है इस पुस्तक का। फिर अगली पुस्तक की बात करें तो व्यवहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना। ये श्रीमान डॉक्टर हरदेव बहारी साहब की पुस्तक है, जिसमें हिंदी से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। बहुत संक्षिप्त और छोटी पुस्तक है। फिर हम बात करते हैं तो हमारे पर्यायवाची, हमारे विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक, वन वर्ड, इन सब चीज़ों के लिए शब्द अर्थ प्रयोग भी डॉक्टर साहब की एक अच्छी पुस्तक है। फिर हम बात करते हैं उच्चारण संबंधित चीज़ों की, वर्तनी की, अर्थात मात्राओं की जो त्रुटियां होती है, मात्राओं की त्रुटियों के निवारण के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा इस पुस्तक का। व्याकरण संबंधित दृष्टिकोण भी इसमें दे रखा है। तो जिन विद्यार्थियों के मात्राओं से संबंधित त्रुटियां हो रही है, वो इस पुस्तक को अपनी स्टडी टेबल पे ज़रूर रखें और रोज़ इस पुस्तक को देखें और जानें कैसे अशुद्ध शब्द लिखे जाते हैं, कैसे शुद्ध लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार ये 3-4 पुस्तक है जो आपके पास में होनी चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और ये आपकी एसआई की तैयारी हो, चाहे आरएएस की तैयारी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम सीईटी का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड का हो, कोई भी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, हिंदी से संबंधित, हिंदी के विद्यार्थी के पास में ये पुस्तकें होनी मस्ट है एक तरह से। और शब्दकोश की बात करें, अगर आप शब्दकोश भी रखना चाहते हैं तो शब्दकोश के लिए भी आपको बता दिया जाएगा। आपके पास में हिंदी का शब्दकोश भी होना चाहिए। इस प्रकार आप अपनी तैयारी करते रहिए। उम्मीद है इन 3 वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपको समझने को मिली होगी और नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। नई चीज़ ज़रूरी है, और नई चीज़ें एक बार नहीं लगती, उसके बाद में उनका दोहराव करते रहिए, उनका रिवीजन करते रहिए, ताकि वो स्थायी हो जाए और उनका प्रयोग कर सको अपनी भाषा शैली के अंदर, अपनी लेखन शैली के अंदर। आफ्टर ऑल, चाहे एसआई हो चाहे आरएएस हो, इनमें
तृतीय चरण होता है जिसके तहत आपका इंटरव्यू होता है। उसके लिए आपकी भाषा शैली बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।